गाइस, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ आयुष दोतानिया और आज का हमारा टॉपिक है पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे बोला जाता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, मतलब संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 में 1 से लेकर के 4 आर्टिकल तक दिए जाते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए हमको इन सभी आर्टिकल्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अभी हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 2 वर्ड से, जो 2 वर्ड हमेशा कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं स्टूडेंट्स की और बहुत सारे टीचर्स के माइंड में भी। तो वो 2 वर्ड है राज्यों का संघ और संघीय राज्य। राज्यों के संघ को बोला जाता है यूनियन और संघीय राज्य को बोला जाता है फेडरल। तो यूनियन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम हमारी पूरी दुनिया में इंडिया का दे सकते हैं और फेडरल यानी कि संघीय राज्य का सबसे अच्छा एग्जाम्पल अमेरिका में दिया जाता है, जिसे राज्यों का समूह बोला जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, राज्यों का समूह, राज्यों का संघ, इसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल वर्ड कौन सा लगता है आपको? राज्यों का संघ ही भले ही आपको सबसे ज़्यादा पावरफुल लगेगा। यही इंडिया का एक एग्जाम्पल क्रिएट करता है। तो देखते हैं राज्यों का संघ, संघीय राज्य यानी कि यूनियन और फेडरल के बीच में क्या क्या डिफरेंस है। यूनियन में राज्यों के बीच में कोई भी समझौता नहीं होता है। एग्जाम्पल हम इंडिया और अमेरिका का ही लेते हैं कि इंडिया में स्टेट्स के बीच में कोई समझौता नहीं है। स्टेट्स मिल करके हम इंडिया को पावर नहीं देते हैं, इंडिया पावर देता है स्टेट्स को काम करने के लिए, जबकि ऐसा अमेरिका में नहीं होता है। वहाँ पे राज्यों के बीच समझौता हुआ था। उस समझौते के आधार पर एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नाम करके एक संघ बना, एक देश बना। यूनियन में क्या होता है कि ये विभक्त नहीं हो सकता, यूनियन कभी भी विभक्त नहीं हो सकता, जबकि एक फेडरल गवर्नमेंट होती है वो विभक्त हो सकती है। वो हो क्यों सकती है? क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ना हो करके एक स्टेट गवर्नमेंट के पास में होती है। जैसा कि मैंने बताया था कि यूएसए के अंदर जो भी स्टेट्स हैं वो अपने एक समझौते के कारण जुड़े हुए हैं। जैसे ही वो समझौता टूटता है तो उस देश के बहुत सारे टुकड़े होने की संभावना है, लेकिन ऐसा कभी भी हमारे देश में नहीं हो सकता। वो क्योंकि हमारा देश भारत एक यूनियन है और यूनियन में राज्य सरकार के पास इतनी ताकत नहीं होती है। तो तीसरा पॉइंट आता है कि यूनियन में पूरा देश जो विभिन्न राज्यों में प्रशासनिक सुविधा के लिए बटा होता है। इसका कहने का मतलब है कि हमारे देश में जो गवर्नमेंट है उसने राज्यों का निर्माण किया है ताकि प्रशासनिक सुविधा मिल सके, ताकि प्रशासन सही ढंग से किया जा सके। जबकि फेडरल में ऐसा नहीं होता। फेडरल में अलग अलग राज्यों की अलग अलग प्रशासनिक व्यवस्था हो सकती है। यूनियन में सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा पावरफुल होती है, जबकि फेडरल में स्टेट गवर्नमेंट हमेशा पावरफुल होती है। जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल होती है क्योंकि स्टेट्स एक समझौते के तौर पर नहीं जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट पावरफुल होती है क्योंकि जो स्टेट्स है वो एक समझौते के तौर पर मिल करके एक नया राष्ट्र बनाए थे। यहाँ पर संपूर्ण देश का एक ही संविधान होता है। यूनियन में संपूर्ण देश का एक ही संविधान होता है, जैसे कि एग्जाम्पल इंडिया का ही है। इंडिया में संपूर्ण देश का, पूरी होल कंट्री का एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। ऐसा नहीं है कि राजस्थान के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, यूपी के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। पूरे इंडिया का एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। हालांकि इसमें एक एक्सेप्शन था पहले जम्मू कश्मीर नाम से, लेकिन उसे आर्टिकल 370 के साथ साथ ही हटा दिया गया है। और फेडरल में अलग अलग राज्यों का अलग अलग संविधान हो सकता है। यूएसए में अलग अलग राज्यों का अलग अलग संविधान है। अगर आपको क्या बोलते हैं, कौन सा शहर एग्जांपल लें हम, जैसे न्यूयॉर्क से लेकर के आपको कैलिफोर्निया जाना है तो आपको कैलिफोर्निया का एक अलग से वीज़ा लेना पड़ेगा। लेकिन हमारे देश में अगर हमको राजस्थान से यूपी या फिर केरला तक भी जाना है तो हमारे देश में घूमने के लिए हमें किसी भी प्रकार का वीज़ा नहीं लेना पड़ता है। तो वो यही चीज़ को दर्शाता है कि हमारे देश में एक ही संविधान है, जबकि यूएसए में अलग अलग स्टेट्स में कवर करने के लिए आपको अलग अलग वीज़ा की ज़रूरत पड़े। तो इसका मतलब है कि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ी सी डिफरेंशिएटी देखने को मिल जाती है, थोड़ा सा अलगाव सा देखने को मिल जाता है। और यूनियन, ये सभी राज्य केवल एक देश के फ्लैग का पालन करते हैं। यह सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल है जो यूनियन को हम समझ सकते हैं। सीधा सा अगर हम यूनियन वर्ड को समझना है तो इस बात को ध्यान रखिए कि यूनियन में पूरी कंट्री का एक फ्लैग होता है, जबकि फेडरल में ऐसा नहीं होता, अलग भी हो सकता है। यूनियन में पूरे देश का एक ही फ्लैग है। जैसे इंडिया में पूरे देश का एक ही फ्लैग है। ऐसा नहीं है कि राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, एमपी इन सब का अलग अलग फ्लैग हो, नहीं। इंडिया में पूरा एक ही फ्लैग है, सब राज्य उसी फ्लैग को मानेंगे। लेकिन फेडरल में ज़रूरी नहीं है। जैसे यूएसए का जो फ्लैग है वो यूएसए का फ्लैग तो है, लेकिन अलग अलग स्टेट जैसे कैलिफोर्निया, टेक्सास, मिसूरी, इन सब का अलग अलग फ्लैग भी होता है।
तो यूनियन और फेडरल के एग्जाम्पल के बीच में हम थोड़ा सा इस तरीके से विभेद कर सकते हैं कि भाई यूनियन क्या है, फेडरल क्या है। तो ध्यान रखिएगा, हमारा जो देश है इंडिया, वो एक यूनियन है, ना कि फेडरल। वो है राज्यों का संघ, राज्यों का समूह नहीं है, राज्यों का संघ है हमारा देश इंडिया। और ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है और अक्सर इस क्वेश्चन को करते टाइम पे स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, इवन दैट हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखिएगा कि इंडिया यूनियन है, राज्यों का संघ है, राज्यों का समूह नहीं है। अब हम चलते हैं हमारे आगे आर्टिकल्स की तरफ कि कौन कौन से आर्टिकल्स को किस तरीके से हमने पढ़ना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के अंदर 1 से लेकर के 4 तक के आर्टिकल आते हैं। तो हम इन सभी आर्टिकल्स को एक एक करके पढ़ते हैं। तो आर्टिकल फर्स्ट आता है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, यानी कि नेम एंड टेरिटरीज ऑफ द यूनियन। इसमें बताया गया है कि भाई जो हमारे देश में स्टेट्स हैं, यूटीज़ है, और जो तीसरी जो कैटेगरी होती है जो हमारे देश में नहीं है, अर्जित राज्य वाली, उन सब का नाम क्या क्या है। तो संघ का नाम और राज्य क्षेत्र आर्टिकल 1 में बताया गया है, जिसमें बताया गया है आर्टिकल 1 के 3 क्लॉज हैं, जिसमें पहले क्लॉज में बताया गया कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, कि वो राज्यों का संघ है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंडिया क्या है, राज्यों का संघ है, वो आर्टिकल 1 में ही बात को बताया गया है। द स्टेट्स एंड द टेरिटरी शैल बी एज स्पेसिफाइड इन फर्स्ट स्केड्यूल, और जो जो राज्य बताए गए हैं वो सारे के सारे पहली अनुसूची यानी कि फर्स्ट स्केड्यूल में स्पेसिफाइड है। ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 1 में पहली बात तो ये कही गई है कि भारत राज्यों का संघ है, और दूसरी में कही गई है कि जो जो राज्य हैं वो सारे के सारे राज्य फर्स्ट स्केड्यूल यानी कि पहली अनुसूची में लिखे गए हैं। और तीसरी बात जो आर्टिकल 1 में कही गई है वो है कि द टेरिटरी ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है कि उसमें किस किस तरीके की टेरिटरीज है। स्टेट है, यूटीज़ है, अक्वायर्ड यानी कि अर्जित राज्य है, जो कि अभी हमारे देश में नहीं है। तो आई होप कि आपको आर्टिकल 1 समझ में आ गया होगा, जिसका मतलब है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, यानी कि नेम एंड टेरिटरीज ऑफ द यूनियन। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड आर्टिकल की तरफ, जो है अनुच्छेद 2, नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना, एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। इसका कहने का मतलब है कि हमने आर्टिकल 1 में उन स्टेट्स के बारे में बात कर दी है जो ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, हमारी एक कंट्री की जो एरिया बाउंड्री है उसके अंदर है। लेकिन ऐसे राज्य के बारे में क्या जो बाद में हमारे देश में आ सकते हैं, तो उसके प्रावधान आर्टिकल 2 में दिए गए हैं। बताया गया है कि नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना आर्टिकल 2 के तहत करी जाती है। पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंक्स फिट, कि पार्लियामेंट को जैसा अच्छा लगता है उस हिसाब से वह दूसरे राज्यों का हमारे देश में मिला सकती है। इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है 36th अमेंडमेंट एक्ट। 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत में शामिल कर लिया गया था। तो सिक्किम वाला एग्जाम्पल आर्टिकल 2 से ही कनेक्टेड एक एग्जाम्पल है। अगर आपसे ये क्वेश्चन कभी पूछा जाता है कि आर्टिकल 2 से कनेक्टेड एक एग्जाम्पल दीजिए, तो उस एग्जाम्पल में हम सिक्किम का नाम जोड़ सकते हैं, क्योंकि हमने केवल सिक्किम को ही अभी तक हमारे देश में जोड़ा है बाहरी राज्यों में से। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 अनुच्छेद 3 कहता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरिया बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स, यानी कि हमारे देश की बाउंड्री के अंदर पार्लियामेंट को ये पावर है कि वो जो भी राज्य हैं उनकी बाउंड्री को घटा बढ़ा सकती है, अल्टरेशन कर सकती है और उनके नामों में परिवर्तन कर सकती है। जैसे कि एग्जाम्पल देखा जाए तो आंध्र प्रदेश को 2 टुकड़े कर दिए गए थे, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बना दिया गया था, और तेलंगाना का नाम दिया गया, आंध्र प्रदेश का नाम वही रहा। तो ये सारी की सारी चीज़ें आर्टिकल 3 के तहत हुई थी। जैसे यूपी में से उत्तराखंड को हटाया गया था, पंजाब में से हरियाणा को हटाया गया था। बहुत सारे एक एग्जाम्पल ऐसे देखने को मिलते हैं। असम का एग्जाम्पल सबसे बड़ा है कि असम में मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, ये सारे के सारे असम में से हटाए गए थे। तो ये जो चीज़ें, ये जो विधि है, ये जो प्रक्रिया है और ये जो प्रावधान है, वो सारे के सारे कहाँ लिखे गए हैं? आर्टिकल 3 में लिखे गए। और आर्टिकल 3 में ध्यान रखने वाली सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र में जो सीमाओं का और नामों परिवर्तन करना है, जो केंद्र सरकार चाहती है करना, उसको राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही किया जाता है। बेसिकली ये पूर्वानुमति ऐसा कोई बंदिश नहीं है किसी भी चीज़ के ऊपर, लेकिन हाँ एक अनुमति लेना थोड़ा सा जरूरी है। राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही करा जाता है। और
इस पर विचार करने के लिए जिस स्टेट के हम टुकड़े करने वाले हैं या फिर जिसका नाम चेंज करने वाले हैं या फिर जिसके हम सीमाओं में थोड़ा सा परिवर्तन करने वाले हैं, उसकी परिषद को थोड़ा सा सोचने का समय दिया जाता है, उनको विचार करने के लिए बताया जाता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति उन विचारों को माने ही, ये कोई बाउंडेशन नहीं है। राष्ट्रपति जो चाहे वो कर सकता है इस सेंस के अंदर, यानी कि पार्लियामेंट जो चाहे कर सकती है, क्योंकि राष्ट्रपति एक नाम मात्र राष्ट्रपति है हमारे देश में, जैसा कि आपको पता है। तो अब हम पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अब आर्टिकल 4 के बारे में पढ़ते हैं। आर्टिकल 4 बताता है कुछ विधियों के बारे में। उन विधियों को जैसा कि मैंने आपको बताया आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के हिसाब से, आर्टिकल 2 के हिसाब से यानी कि नए राज्यों का प्रवेश करवाना, और आर्टिकल 3 के हिसाब से जो हमारे एग्जिस्टिंग राज्य हैं उनमें कौन कैसे चेंज किए जाने, इनके काम में आने वाली जो विधियाँ हैं वो विधियाँ सारी की सारी आर्टिकल 4 में लिखी गई है। यानी कि अनुच्छेद 2 व 3 के अंतर्गत बनाई गई विधियाँ सारी की सारी आर्टिकल 4 में लिखी गई है। लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3 टू प्रोवाइड ऑफ द फर्स्ट एंड द फोर्थ शेड्यूल एंड सप्लीमेंट इंसिडेंट एंड कॉन्सिक्वेंस मैटर। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो याद रखने वाली बात यह है कि आर्टिकल 368 क्या है, थोड़ा सा इफेक्ट देखने में मिलेगा। आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को पावर देती है कि भाई तुम उस किसी भी एक्ट में संशोधन कर सकते हो, किसी भी कानून में अमेंडमेंट कर सकते हो। तो आर्टिकल 368 के अंतर्गत जो संशोधन किया जाता है वो आर्टिकल 1, 2, 3, 4 पे लागू नहीं होता है। और इस तरीके के कानून को एक साधारण कानून यानी कि साधारण विधायी के प्रक्रिया के द्वारा भी आसानी से लाया जा सकता है। इसमें कोई इतनी बड़ी आफत नहीं होती है। इसमें साधारण बहुमत चाहिए होता है जो 50% का होता है कि 50% से ऊपर जो बहुमत होगा तो साधारण बहुमत से इस तरीके के विधेयक को या फिर अध्यादेश को लाया जा सकता है। तो आई होप कि आपको ये सारे आर्टिकल्स जो पार्ट 1 में आते हैं वो सारे के सारे ढंग से समझ में आए होंगे। अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, इस पर कमेंट कर देना और सब्सक्राइब तो कर ही देना चैनल को। सो प्लीज़ गो अहेड एंड लेट्स मीट अगेन।